Hello everyone, welcome to yet another interacting session of new topic that is light, reflection and refraction. And guys, this is part number 2 of the chapter. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लाइट चैप्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और आज हम रिफ्लेक्शन पार्ट को भी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है, सो ये सारा पार्ट तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. आज हमें स्टार्ट करना है अपने लाइट के नेचर के साथ. लाइट का नेचर कैसा होता है. ठीक है, सो आई होप आप सभी को याद होगा कि लास्ट सेशन में जब मैंने आपको लाइट की 3 पॉइंट्स लिखवाए थे लाइट की डेफिनेशन के ऊपर. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, और एक था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, सो वो अभी हम देख लेते हैं. लाइट के नेचर पे अभी हम बात करेंगे. ओके, सो अब सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नामक फिनोमेने को. ठीक है, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्ट करने वाले हैं. अब अगैन ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट अटेंड नहीं करा तो आपको नहीं पता होगा. ठीक है, सो ओपेक ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो फिर भी देख लेते हैं. एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने जो है अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देती, लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देती, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो इफ एन ओपेक मीडियम ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नॉन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो ये है हमारा फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन. लास्ट क्लास की मतलब एंड में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रेज हैं, अगर ये मान लो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखी है और काफ़ी बड़ी है ये, यहाँ से अगर लाइट रेज जा रही हैं और लाइट रेज क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं. ठीक है, लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था. ठीक है, सो ये जो लाइट रेज ट्रेवल कर रही हैं, अब क्योंकि ये ओपेक मीडियम अपने अंदर से जो है लाइट रेज को ट्रांसमिट नहीं होने देगा, सो लाइट क्या करेगी, इसकी यहाँ पर शेडो कास्ट कर देगी. ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. इफ़ दिस इज़ एन ओपेक मीडियम, सो लाइट क्या करेगी, लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और ये क्या करेगा, एक तरह से रुकावट बन जाएगा ओपेक मीडियम. ठीक है, तो फिर यहाँ शेडो बन जाएगी ओपेक मीडियम की. ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये ओपेक मीडियम तो काफ़ी बड़ा था. अगर मैं बात करूँ किसी एक ऐसे ओपेक मीडियम की, एक ऐसे सब्सटेंस की जो कि मतलब ओपेक तो हो पर काफ़ी छोटी सी हो. ठीक है, काफ़ी छोटी हो, सो उसमें से क्या होगा, लाइट रेज इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी और यहाँ से लाइट रेज बेंडिंग शो कर देंगी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो तो बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को हमें मिल रहा है. समझ आ रहा है सभी को, बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है. क्यों मिलता है देखने को, आई होप वो आपको क्लियर हो गया है. क्योंकि ये जो लाइट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, अब यहाँ पर एक छोटी सी ओपेक ऑब्जेक्ट आ गई, सो वो उसकी शेडो क्रिएट करने की बजाय यहाँ से बेंड करके अपने पाथ को फॉलो करेंगी. क्योंकि ये फिनोमेना जो स्ट्रेट लाइन वाला फिनोमेना था, अब देखो यहाँ से अब थोड़ी एक्सेप्शन क्रिएट हो गई. यहाँ पर तो ये केस क्या था, जहाँ शेडो बन रही थी. इस केस में है वही कहानी, ओपेक मीडियम ही है लेकिन शेडो नहीं बन रही. क्योंकि ये फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफरेंट नाम हो गया, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सभी को क्लियर है, सो थंब से भेजेंगे 4 सेक्शन में. If an opaque medium on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it. यानी कि अगर काफ़ी छोटा वो मीडियम हो गया, सो लाइट पास करते करते, जस्ट अ सेकेंड, लाइट क्या करेगी, पास करते करते उसके अराउंड बेंड हो जाएगी. ठीक है, और बाकी फिर अपना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी. सो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, क्योंकि अब वो एक स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रही लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो सिंपल. ठीक है, सो अब यहाँ से क्या हमें पता लगा, देखिए, देखो अब इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी, क्यों पढ़ा हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. देखिए,
देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज फील्ड्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो ट्रीटमेंट है कि भाई रेज जो है एक पर्टिकुलर जो लाइट सोर्स है उससे ट्रेवल करती है वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ में इस तरीके से, ठीक है। अब वो फेल हो गया है, क्यों? क्योंकि लाइट ने बेंडिंग शो कर दी। अब बेंडिंग तो शो करनी नहीं थी लाइट को, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना था। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट को। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट? जल्दी से बताओ। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, आंसर आ चुका है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। Light is thought of as a wave, the details of which you will study in higher classes. अब 11th and 12th में आप पढ़ते हो कि वेव क्या होता है, एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन में क्या होता है। बट अभी आप ये समझो कि जब ये यहाँ से कोई ओपेक मीडियम से जो लाइट आई है और वो लाइट क्योंकि बेंड कर रही है ना, बेंड कर रही है, सो क्यों करती है? अब स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल्स की मैं बात करूँ, सो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। मतलब कि अब उन्होंने ले सपोज ये पार्टिकल है, सो वो तो ऐसे ही मूव करेगा ना। पार्टिकल भला इस तरीके से बेंड कैसे हो जाएगा? उसकी तो मतलब जो शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो वही रहेगी। सो यहाँ से लगा कि ये जो हमारी लाइट है वो हो सकता है वेव हो, वेव इस तरीके से मूव करती है, बेंडिंग शो कर सकती है। सो इस तरीके की कंफ्यूजन साइंटिस्ट के दिमाग में आने लगी। Again, at the beginning of the 20th century, it became known that the wave theory of light, wave theory of light meaning कि लाइट का अब तक क्या बता चुके थे डिफ्रैक्शन फिनोमिना को देख के कि लाइट का वेव नेचर है, often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter. अब इनकी अगर हमें डिटेल्स में हम थोड़ा जाएं, जो कि अभी आपको नहीं जाना, बट फिर भी अगर मैं आपको वर्बली बताऊं, सो क्या होते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे बहुत सारे फिनोमिना, अभी आपको नहीं जाना डिटेल में। डिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट है, और भी ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि बताते हैं कि लाइट का वेव नेचर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए थे, उनमें से कुछ बताते हैं लाइट का क्या है, वेव नेचर है। सो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे कुछ साइंटिस्ट, बट अब कुछ फिनोमिना सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि वेव ही नेचर है, कुछ फिनोमिना ऐसे भी हो रहे हैं, लाइट ऐसे शो कर रही है कि भाई लाइट का पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है? पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। सो जब लाइट पार्टिकल की तरह और वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, वेव की तरह कहाँ देखा हमने? डिफ्रैक्शन में, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो हमने देखा कि भाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब कि सारी चीज़ें कंटेन नहीं कर रही है, थ्योरी लैक है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, जो कि हर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जो लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ, ठीक है। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। सो ऑफन बिहेव समवट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। देखो अब और क्या बताया कि भाई लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट हमने डिफ्रैक्शन में देखा, सो वहाँ पर तो वेव की तरह बिहेव कर रही थी, ठीक है। प्लस कभी कभी लाइट कैसा बिहेव करेगी, जैसे पार्टिकल्स की स्ट्रीम मूव कर रही है, मतलब पार्टिकल्स का ग्रुप जो है वो मूव कर रहा है। This confusion about the true nature of light continued for some years till a modern theory of light known as the quantum theory. Modern theory of light को क्या कहेंगे? Quantum theory. So modern quantum theory of light, ये क्या है? मॉडर्न थ्योरी, जो क्या कहती है कि लाइट का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो यही होता है लाइट का ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स दो, ठीक है। ड्यूअल का मीनिंग क्या होता है? टू। सो ड्यूअल बिहेवियर जो लाइट शो कर रही है, ड्यूअल का मीनिंग टू, यानी कि दो बिहेवियर, एक वेव का भी एक पार्टिकल का भी। सो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने क्या कहा? लाइट इज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है। द न्यू थ्योरी रिकॉन्काइल द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। मॉडर्न थ्योरी ने कहा ना ही वेव सिर्फ पार्टिकल नेचर की है, सॉरी, ना ही लाइट सिर्फ पार्टिकल नेचर की है, ना ही लाइट सिर्फ वेव नेचर की है। लाइट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी कुछ ऐसे फिनोमिना लाइट शो करेगी जहाँ पे पार्टिकल नेचर का यूज़ करती है,
कभी कभी कुछ ऐसे फिनोमिना शो करती है जहाँ पे वो अपने वेव नेचर का यूज़ करती है, वेव नेचर को शो करती है। ठीक है, सो लाइट इज़ व्हाट, द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। यही हमारा बताया था मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने। क्या याद रखना है कि लाइट के पास वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही होते हैं। क्लियर है सभी को नेचर ऑफ लाइट? डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना, ये आपको जो है डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट, जो अगर कोई छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा नहीं हो, छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट हो, सो लाइट की क्या टेंडेंसी होगी कि वो उसके अराउंड बेंड करने लग जाएगी और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना छोड़ देगी। इसी प्रोसेस को बेंडिंग कहते हैं, इसी फिनोमिने को। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे जो स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट था ऑप्टिक्स का, यानी कि जो अभी तक हम कह रहे थे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अब वो इस चीज़ को देख के वो फेल हो चुका है। ठीक है, अब इससे साइंटिस्ट जो आए 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, जब उनको पता लगा कि भाई वेव थ्योरी भी सपोर्ट कर रही है, पार्टिकल थ्योरी भी सपोर्ट कर रही है, तो जो मॉडर्न थ्योरी आई उसने क्या कहा कि भाई लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। ठीक है, सो ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ सभी को? अभी तक हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, एंड आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होते जा रहे हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। In this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है इसकी हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी, और रिफ्रैक्शन की हिंट भी दी थी, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की बेंडिंग होती है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन जब वो एक ही मीडियम में रहेगी लेकिन इस तरीके से लाइट आएगी तो वो एमिट कर देगी। सो ये थी हमारी कोई छोटी मोटी डिटेल ओवरव्यू जो हमने लास्ट क्लास में लिया था। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे अपने लाइट के स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन वाले थ्योरी से। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो कौन से पार्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature। ठीक है, ऑप्टिकल फिनोमिना जो हमारे नेचर में होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situations। काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। हम देखेंगे अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी, यहाँ रखा तो कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमने लास्ट क्लास में ही ऑलरेडी देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने से पहले आपको पढ़ने होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करने से पहले आपको पता होने चाहिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, सो हम देख लेते हैं उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को। पहला है हमारा पॉइंट, हम पहले पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, इंसिडेंट रे पढ़ना है। इंसिडेंट रे क्या होता है? अब रे का कॉन्सेप्ट, अगर किसी को रे में डाउट है कि भाई ये रे क्या है एग्जैक्टली, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। रे में डाउट है, सो आई होप आपने आई थिंक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, और देख लिया तो नहीं होना चाहिए, उसको रिप्ले कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 5 चीज़ें मैं आपको अभी बता दूंगी। उसके बाद जो भी हम टर्म यूज़ करेंगे वो आपको ऐसा नहीं होगा कि ये तो बिल्कुल नई टर्म्स हैं। ठीक है, सो देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि खुद की लाइट एमिट नहीं करती, सो ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद की अपनी लाइट एमिट नहीं कर रही है, उसकी सरफेस पे क्या होगा?
उसकी सरफेस पे जब सोर्स ऑफ लाइट, SOL मीन सोर्स ऑफ लाइट, जो हम अपने आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ऐसा कुछ नहीं है कि SOL का होता है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो SOL सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, लाइट रेज इस तरीके से एमिट कर रहा है, ठीक है। सो ये जो लाइट रेज इस तरीके से आई जिस पॉइंट पे, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये लाइट रेज इस तरीके से इस पॉइंट पे आ रही हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है सभी को? दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारी सरफेस, इसको मान लो बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैसे कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि सारी लाइट रेज जो है वो यहीं पर आकर मीट कर रही हैं, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अब हमने इसको इंसिडेंस पॉइंट ही क्यों कहा वो भी देखते हैं। अभी जो लाइट रेज सोर्स ऑफ लाइट से आई है ना, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जो लाइट रेज एमिट हुई है, इनकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक ही रे से समझते हैं, इतनी सारी रेज ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखिए फिर से समझिए, SOL सोर्स ऑफ लाइट, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस पोर्शन में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। ये आई हमारे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, जो कि इंसिडेंट हुई है सरफेस पे, यानी कि आने वाली रे जो कि सोर्स ऑफ लाइट से आई है, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे, ठीक है। सो अब ये जिस पॉइंट पे आई है अपने इस सरफेस पे, उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और अगर हम काफ़ी सारी अगर हम बात करें कि भाई एक सोर्स है, काफ़ी सारी रेज एमिट हो रही है, सो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट पे एमिट होंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे एमिट होंगी, सो वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट भी करती हैं, ठीक है। सो ये अलग चीज़ है। यहाँ पर आओ वापस से, अगर मैं बात करूँ इंसिडेंट रे, क्लियर हुआ सभी को? इंसिडेंट रे वो रे होती है जो कि सोर्स ऑफ लाइट से एमिट होकर आई है अपनी सरफेस पे, ठीक है। और वो जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये रे क्या है, रिफ्लेक्ट करेगी वापस से, जस्ट अ सेकेंड। अब ये क्या करेगी, रे वापस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि सरफेस ने क्या किया, इस रे को रिफ्लेक्ट किया है ना, सो इसको हमने क्या कह दिया, सॉरी रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। इस सरफेस ने इस रे को रिफ्लेक्ट कर दिया, इंसिडेंट रे, जो कि सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आएगी दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गई है दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही ये रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, और इनकी डायरेक्शन मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हो गया है, ठीक है। सो ये दो टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल है ये देखो, अब यहाँ पे हम ले सकते हैं वाइट कलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो सरफेस है ना, अब इसके अलोंग एक 90 डिग्री यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जब आप इस सरफेस के अलोंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। यानी कि जो हमारी सरफेस है उसके अलोंग जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे कि हमारी सरफेस है तो इसके अलोंग ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर ये आई इंसिडेंट रे, यहाँ पर ये गई यहाँ पर ये गई रिफ्लेक्टेड रे। सो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जिस सरफेस पे हम बात कर रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट हुई है या फिर रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब ये जो एंगल इंसिडेंट रे, अब हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बना रही है ना इस नॉर्मल रे के साथ, इस एंगल को क्या कहेंगे, ये जो एंगल बना रही है इस नॉर्मल रे के साथ, दिस एंगल इज नोन एज एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हम यूज़ करते हैं येलो कलर, क्या कहेंगे हम इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किसके साथ बना रही है इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इंसिडेंट रे आई और ये हमारी सरफेस है, सो इसको इंसिडेंट एंगल बोलने लग जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। सो ये नहीं है, यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है उसके अलोंग इंसिडेंट रे का ये जो एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है सभी को, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, नॉर्मल के साथ, अब देखो इंसिडेंट रे आई थी और सरफेस ने क्या कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है। सरफेस ने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। सो ये जो एंगल हमारे नॉर्मल, जस्ट अ सेकेंड, हमारे नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे है, सो रिफ्लेक्शन वाला एंगल बनाएगी, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। अब ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब इनको हम हटा देते हैं, ये हमें टॉपिक्स कवर करने थे अपने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इन सभी चीज़ों को समझने से पहले, क्योंकि वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज आएंगे फिर वो आपको समझ नहीं आएंगे, सो क्या फ़ायदा है ना। सो देखो फिर से रिवाइज करते हैं, ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, जो कि सोर्स ऑफ लाइट से आई है, ठीक है। अब मान लो मुझे ये पेन देखना है, सो यहाँ पर लाइट है, सो लाइट से जो लाइट आई, मतलब लाइट से जो रेज एमिट होकर आई है, वो यहाँ पर जो आई है इस सरफेस पे, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे, अब यहाँ से जो लाइट रे आई है, अब ये सरफेस क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, सरफेस है, अब ये जो आई है लाइन, ये मतलब जो रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, जो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अब ये जब ये सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करेगी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन करने की वजह से ही जो है हमें लाइट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होती है, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से देखो, लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए, ये है हमारी सरफेस, ठीक है। ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट आई, ठीक है। अब लाइट जो जिस सरफेस, जिस पॉइंट पे यहाँ लाइट जो हमारी सरफेस है उसके जिस पॉइंट पे आई है ना, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो इंसिडेंट रे आई है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये क्या है, हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज दी प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब प्लेन परपेंडिकुलर जो है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज दी नॉर्मल। सो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। सो नॉर्मल क्या करता है, बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है हमारी सरफेस के साथ, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एंगल है, देखो इंसिडेंट रे जो हमारे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दिस इज नोन एज दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस इतना ही था आपके इन सभी पॉइंट्स में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस नॉर्मल। नॉर्मल वाले पॉइंट के लिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। नॉर्मल के साथ देखो, मैंने अभी तक नॉर्मल के साथ रे वर्ड का यूज़ नहीं करा है, ठीक है, वहाँ पर भी नहीं लगाया था। इसका एक जो है मतलब है, मतलब मैंने ऐसे ही गलती नहीं करी है रे ना लगा के। रे आपको कभी नहीं लगाना है, ठीक है, रे को क्रॉस करो, ठीक है। रे कभी भी मत लगाना नॉर्मल के साथ, क्योंकि ये कोई रे थोड़ी ना है, ये तो बस ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जस्ट अ सेकेंड, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या करी, लाइन ड्रॉ कर ली, उसी को हमने नॉर्मल कह दिया, ठीक है। अब ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सभी नॉर्मल है, सभी नॉर्मल हैं, इनको रे नहीं कहेंगे। सो जल्दी से इतना पोर्शन नोट करो, फिर मैं स्लाइड को क्लियर करने वाली हूँ।
सो आई होप आप सभी ने इतना नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है। सो अब आप अपनी एनसीईआरटीज़ को ज़रूर रीड करना। एनसीईआरटी में 10.1 करके ये आपको टॉपिक स्टार्ट कर रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. देखो, हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि जैसे बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर कोई लाइट आई, इसने रिफ्लेक्ट कर दी। लेकिन अगर मैं किसी पॉलिश्ड सरफेस की बात करूँ ना, सो अब पॉलिश का मतलब होता है जिसको एक साइड से पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। सो जिस किसी पॉलिश्ड सरफेस की बात करूँ, सो वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करेगी। और अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, सो सिल्वर सबसे अच्छा पॉलिशिंग मटेरियल होता है, सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन वो शो करता है, कम से कम लाइट अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन सिल्वर शो करता है। सो हम मिरर्स में क्या है, सिल्वर का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मिरर को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम पॉलिश्ड सरफेस को, और प्लेन लाइन से अपने प्लेन मिरर को शो करते हैं। ये हमारा वैसे तो आगे का टॉपिक है, बट फिर भी सिल्वर और एल्यूमिनियम बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। सो पॉलिश्ड सरफेस के लिए क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सिल्वर। सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से, याद है ना सभी को। और आजकल तो हम एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करने लगे। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जल्दी से बताओ 4 सेक्शन में, ठीक है। पहले मतलब क्या है, अभी सिल्वर का यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिल्वर तो है ही, मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन शो करता है दैट इज सिल्वर, लेकिन फिर भी हम आजकल एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं, जल्दी से 4 सेक्शन में बता दो। ओके, सो पॉलिश्ड सरफेस क्या करेगी, पॉलिश सरफेस मैक्सिमम जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, एल्यूमिनियम को इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम भी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्शन शो कर देता है और साथ ही साथ वो सस्ता भी होता है, इसीलिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सभी रेडी हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए? यस, जल्दी से 4 सेक्शन में थम्स अप भेजेंगे अगर अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए वो क्लियर हो गए तो। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अब हम जितने भी रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ने वाले हैं वो सभी हर एक मिरर पे वैलिड होंगे, ठीक है, बी द स्फेरिकल मिरर और द प्लेन मिरर, ठीक है, हर एक पे। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface, including spherical surfaces plus plane surfaces पे तो है ही, ठीक है। इंक्लूडिंग कहाँ है ना, यानी कि प्लेन सरफेसेस पे भी है और स्फेरिकल सरफेसेस पे भी ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़े, लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो देखिए, अब हम चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना के आई थी, रिफ्लेक्टेड रे भी वही एंगल बना के नॉर्मल्स के साथ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है सभी को? सरफेस है, ठीक है, दिस इज़ आवर सरफेस जिसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आई हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट जहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि भाई ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये जितने भी मतलब ये रेज हैं, नॉर्मल है, ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सभी क्या है, सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जैसे अब कई बार 3D चीज़ों की बात करते हैं ना, लेट्स सपोज ये बोर्ड के प्लेन की बात कर रही हूँ, सो यहीं से एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, यहीं से रिफ्लेक्शन वाला एंगल यानी कि रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, यहीं पर नॉर्मल प्रेजेंट होगा और वो एक ही सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
अब हमने लॉस को समझ लिया है, अब हम क्या करेंगे, रीडिंग कर लेंगे इन लॉस की. ओके, सो लेट अस रिकॉल दीज लॉस. फर्स्ट इज सेइंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप लोगों को पता तो होते हैं ये लॉस की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपको पता होता है कि भाई ये इंसिडेंट रे नॉर्मल और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, इंसिडेंट रे है प्लस जो नॉर्मल है, ये सभी हमारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. बट ये क्या है, दोनों लॉस हैं. बट कई बार क्या होता है, बच्चे इसको सेकंड कह देते हैं, इसको फर्स्ट कह देते हैं. बट लॉज में ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करनी है. हमेशा याद रखना पहले एंगल की बात की गई है और उसके बाद उनके जो वो एक ही सरफेस पे लाई करते हैं उस चीज़ की बात करी गई है. ठीक है, सो जल्दी से रिकॉल करेंगे दोबारा. एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है, यानी कि इंसिडेंस वाला एंगल कौन सा होता है, अब तो आप सभी को पता चल गया. ये सरफेस है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल के साथ कभी रे वर्ड यूज़ नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है, ये पहला लॉ है, यानी कि जिस एंगल से जो इंसिडेंट रे हमारे पास आई थी अपनी सरफेस पे, उसी एंगल से वो रे वापस जाएगी. किस चीज़ के एनालॉगी समझ सकते हो, जैसे बॉल को आप दीवार पे मारते हो, सो जितनी स्पीड से लगभग आप जैसे मारते हो उसी एंगल से वो वापस आती है ना, और वो वापस भी आती है. इसी तरीके से वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, ऐसे जाती है सरफेस पे, वापस टकरा के चली जाती है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. और लगभग एंगल भी सेम रहता है, पूरा ही सेम रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और मैंने आपको बताया था कि भाई जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे. लाई इन द सेम प्लेन, हमेशा सेम प्लेन रहेगा. ठीक है, मैं बता रही थी ना आपको, जैसे 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं. अब केमिस्ट्री में आप कुछ कंपाउंड्स पढ़ोगे, उनकी जब आप ज्योमेट्री समझोगे तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे एक कार्बन हमारा यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, कोई और एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ पे, वो 3D वे में प्रेजेंट है. ठीक है, हम उनको सेम प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सेम प्लेन का बेसिकली ये मतलब होता है जैसे कि हम एक पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बोर्ड की सरफेस है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये लॉज तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. ओके, और ये लॉज हमेशा याद भी रखने हैं, कभी भूलना मत इन लॉज को. ठीक है, सो ये हो गई हमारी प्लेन सरफेस. ओके, दिस इज़ आवर प्लेन सरफेस, और ये है हमारी इंसिडेंट रे. दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे यानी कि जो रे आई है, इंसिडेंट हो गई, सोर्स ऑफ लाइट से जो रे ट्रेवल होकर अपनी सरफेस पे आई है, दैट इज़ द इंसिडेंट रे. ये क्या है बना रही है, ये क्या है, अपना नॉर्मल है, एंड नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, दैट इज़ एंगल आई, विच इज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है, दैट फॉर्म्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है. ओके, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रे रिफ्लेक्ट होकर गई है एक मिरर की सरफेस से. ठीक है, सो ये है आपका पूरा अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो भी अभी तक हमने समझा है. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या है, लॉज. अब बेसिकली जितनी भी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लास के दौरान ही याद हो जानी चाहिए. ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, देखो जल्दी से रिकैप ले लेते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड.
ये हमारी लास्ट क्लास के टॉपिक्स हैं। ओके, सो अभी हमने स्टार्ट करा था नेचर ऑफ लाइट से, है ना। और नेचर ऑफ लाइट के बाद हमने बात करी थी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन डिफ्रैक्शन एक ऐसा केस है जहाँ पर जो लाइट है, जो छोटी छोटी ओपेक ऑब्जेक्ट्स आती हैं, वहाँ से लाइट जो है पाथ को डाइवर्ट कर लेती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। और लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही सो उसको हम क्या कह देते हैं, वेव नेचर, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल तो इस तरीके से मूव करके नहीं जाएगा ना, हमेशा वेव ही इस तरीके से मूवमेंट शो करती है। उसके बाद फाइनली पता लगा कि भाई लाइट का जो फाइनल विक्ट्री मिली थी वो हमें पता लगा था मॉडर्न क्वांटम थ्योरी से लाइट की, जिन्होंने कहा कि लाइट जो है दोनों ही नेचर रखती है, वेव और पार्टिकल नेचर, ठीक है। फिर हमने किसकी बात करी थी, जो कॉमन फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो हमने समझ लिया है, रिफ्रैक्शन इज़ बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट बेंडिंग शो करती है, वो होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ही मीडियम में लाइट रहेगी। जैसे हमने बात करी थी इस सरफेस की, ओके, हमने बात करी थी इस सरफेस की, ठीक है। ये क्या है, मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम है, लेट इट बी एयर, ठीक है। ये एयर वाला मीडियम है ना, सो ये जो है सरफेस है। अब सरफेस की अगर इधर जाती है लाइट और यहाँ पर कोई मान लो नॉर्मल से कोई अमाउंट ऑफ बेंडिंग शो होती तो ये क्या हो जाता, रिफ्रैक्शन का केस हो जाता। लेकिन यहाँ पर यही मीडियम है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, और इसी जो सरफेस से हमारी लाइट आकर और यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम मीडियम में लाइट रह रही है, यानी कि यहाँ पर कोई मीडियम में चेंज नहीं होते, ठीक है। सो वो हो जाता है हमारा रिफ्लेक्शन का केस। ओके, सो लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, वो हमने समझ लिए। अब हम मूव करते हैं इन लॉज पे। ये जो लॉ है ज़्यादा मतलब इतने स्पेसिफिक है कि ये हर एक ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रूल्स है इनके या फिर इस पे एप्लीकेबल है, इस पे नहीं है, सिर्फ कॉमन सी चीज़ है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ कह दिया ना बेसिकली, सो लॉ ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को कवर करता हुआ चलता है, कम ही एक्सेप्शंस होती हैं लॉ में, ठीक है। सो जो लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये एप्लीकेबल है सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूड्स दी स्फेरिकल मिरर्स एज वेल, ठीक है। सो स्फेरिकल मिरर्स की भी स्फेरिकल सरफेसेस को भी हम डिटेल में समझेंगे आज ही की क्लास में। ओके, सो यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हो, ये क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर में अगर मैं बात करूँ, स्फेयर के अगर मैं इस वाले पोर्शन को लेट्स सपोज काट दूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को काट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हमारा मिरर की सरफेस बन जाती है। और एक होता है लेट्स सपोज ये वाला काट दिया। बेसिकली पॉलिशिंग से ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मैंने स्फेयर है, ठीक है, अब स्फेयर में से लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या था, स्फेयर था। अब इसमें से हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन स्फेयर का काट लिया, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, स्फेयर का पोर्शन कट कर लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने स्फेयर का पोर्शन कट कर लिया। अब उसको यहाँ समझते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दीज ऑल थिंग्स, ये सभी हम बाद में समझेंगे। अभी आप इतना समझो, ये जो हमारी सरफेस है, ठीक है, ये आया तो स्फेयर से ही है ना, स्फेयर का ही पार्ट है। कर्व्ड हम देख सकते हैं, कर्व्ड मिरर कब बनेगा, जब हम एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे, ठीक है। अब ये डैश डैश क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली सिंबल ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। सो डैश डैश हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिश्ड सरफेस को। और मैंने आपको बताया था पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन जो है काफ़ी अच्छी अमाउंट में होती है, ठीक है। सो ये थे हमारे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि हम इस स्फेयर की कटिंग मान लो इस साइड से हमने कर ली, ठीक है, मतलब एक ही साइड आप समझ रहे हो ना, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बेसिकली पॉलिशिंग पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। पॉलिशिंग का मतलब हो गया कि अगर मैंने इस साइड पॉलिशिंग कर दी ना सरफेस मिरर के, लेट्स सपोज ये आपकी सरफेस है और मैंने इस साइड पॉलिशिंग कर दी है, ठीक है। सो इस साइड पॉलिशिंग अगर कर दी सो ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, पॉलिश्ड सरफेस। और इसके पॉलिश्ड सरफेस बनने के बाद क्या हो गई है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो भी लाइट रेज आएंगी वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। पॉलिश्ड सरफेस जो है रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। इसको आप नॉन पॉलिश्ड सरफेस भी कह सकते हो और इसको नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस भी आप कह सकते हो। क्लियर है इतने पॉइंट सभी को? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इस तरीके से कि इसी मिरर में लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कर दी है पॉलिशिंग, यहाँ पर पॉलिशिंग कर दी तो केस अलग बन जाता है, टोटली डिफरेंट बन जाता है। अभी हम समझेंगे आगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लेन मिरर्स के जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है। सो बेसिकली जो आपके मैंने स्फेरिकल मिरर्स की क्विक मतलब बेसिक सी जो इंट्रोडक्शन क्विक सी दे दी है, उसके बाद हम उनको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारे प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर तो आप डेली अपने ड्रेसिंग टेबल पे जाते हो, सो वहाँ पे जो मिरर रहता है दैट इज़ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अब यहाँ से पढ़ने से पहले आप मुझे खुद ही कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स बता दो प्लेन मिरर्स के क्या होते हैं। पहला तो ये है कि भाई जो आपकी मतलब जितने आप लंबे हो, जितने आप मतलब जितने एरिया में आप कवर्ड हो, जितनी डिस्टेंस आपने ले रखा है मिरर से, उतना ही आपका इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से, राइट। मतलब कि लेट्स सपोज आप मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपकी इमेज भी लगभग उतनी ही दूरी पे बनती है, मतलब पूरा ही वही डिस्टेंस रहता है। ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ मिरर, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ जो है डिस्टेंस दैट इज़ ऑफ 5 मीटर्स। सो फाइनली जो इमेज फॉर्मेशन होगी वहाँ पर भी डिस्टेंस क्या रहेगा? 5 मीटर्स का ही रहेगा। आप ये देखो, ये पूरा क्या है? ये एक इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट मतलब कि ये जो है उल्टी इमेज नहीं है, सीधी इमेज है। एज इट इज़ जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था वैसी ही हमारी इमेज है। आगे आप जब केसेस समझोगे कॉन्वेक्स के, कॉन्केव मिरर के, जब इतने सारे केसेस आएंगे वहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा सेम रहेंगे, मतलब एक साथ रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ रियल की और हमारे इन्वर्टेड की, यानी कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड की कंडीशन में बनती है। ये क्या है? हमारी वर्चुअल इमेज है। ठीक है। ये क्या है? हमारी वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल कैसे होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, पहले यही समझते हैं। ओके, सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। अगर आप कभी भूल जाते हो, जैसे बहुत सारे केसेस आएंगे अभी आके, ठीक है। सो अगर कभी मान लो आपको इतना पता है कि ये वाला मिरर वर्चुअल कंडीशन दे रहा है, इस केस में इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, वो आप ध्यान रखना। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। सो इसको क्या है, आप एक बॉक्स बना के अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल का एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए वर्चुअल क्या होता है। देखो, लेट्स सपोज आपके पास ये है आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका मिरर। ठीक है, अगेन पॉलिश सरफेस कौन सी है? ये वाली पॉलिश सरफेस है, और ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जब आप रे डायग्राम्स भी बनाओगे आगे, कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर के, वहाँ पर कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? 2 रेज जब तक मीट नहीं करेंगी, जब तक कोई भी डायग्राम कंप्लीट नहीं होता है। ओके, सो ये जो पॉइंट है अब हमारा, ये पॉइंट अब लेट्स सपोज हमारी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या है, रेज पास आउट होती है। ठीक है, सो यहाँ से एक रे निकली नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ से एक रे निकली परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और एक रे कुछ एंगल बना के जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन ले सकते हो, नीचे भी जा सकती है रे, ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, क्या होगा, अब ध्यान से समझो। हमेशा इमेज की फॉर्मेशन जब होगी जब आपकी कोई 2 रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट कर रही है, सो यहाँ होगी इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पर कोई 2 रेज आके मीट कर रही हैं वहाँ क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर मीट कर रही है, सो ये पॉइंट हो गया इमेज वाला पॉइंट। क्लियर है सभी को? अब यहाँ समझो, यहाँ पर ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेंशन कर लेते हैं, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर प्लेन मिरर। ठीक है, ओके, सो ये हमने रेस पास आउट करा दी है। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये रेस इसी तरीके से चलती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, देखो क्या होता है, अभी जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं वहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारी रे है, ठीक है, ये जो रे गई है अब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो रे गई है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है जहाँ पर ये रेस मीट हुई हो, ठीक है। आप देख सकते हो अगर यहाँ पर कोई रे पास आउट हो चुकी है तो वो इस तरीके से जाएगी, और नॉर्मल अगर आप बीच में पास करा दोगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, नॉर्मल आप बीच में पास करा दोगे दोनों के, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर भी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमेशा जिस इंसिडेंस एंगल के साथ हमारी रे गई है उसी रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ हमारी रे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। क्लियर है सभी को? सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ से जाएगी, इस तरीके से रे चली जाएगी, यहाँ ऐसे मिरर को टच कर रही है, ठीक है, मिरर को टच कर रही है रे, पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो फाइनली अगर हमारी रे इस मिरर की सरफेस के आगे, लेट्स सपोज कुछ ऐसा सा केस होता कि मिरर है और मिरर के आगे हमारी रेज आके इस तरीके से कन्वर्ज हो रही हैं किसी पॉइंट पे। कन्वर्जिंग रेज का पता है ना आप सभी को, आज की क्लास में डिस्कस किया था। सो आज की क्लास में या कल की क्लास में बताने, सो देखो ये क्या है, आपकी कन्वर्ज हो रही है रेज, ठीक है। सो कन्वर्जिंग रेज, ओके। सो अगर जो रेज है वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है प्लेन मिरर के आगे वाली साइड पे, सो वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज का केस, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे डिटेल में। और यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें, सो ऐसी कंडीशन हमें लग नहीं रही है कि ये अब रेज कभी मिलेंगी भी यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ से जो रे गई, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से जो रे गई वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से जो रे जा रही है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और भी रेज डाल दो इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये भी जो नॉर्मल से पास हुई थी हमारी रे, वो भी नॉर्मल के साथ ही चली जाएगी, है ना। नॉर्मल का पता है आपको क्या होता है रिफ्लेक्शन के केस में, नॉर्मल से जो हमारी रे किसी जस्ट अ सेकेंड, हमने क्या बात करी है अभी तक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। सो अगर किसी सरफेस पे नॉर्मल के साथ अगर कोई रे आई है, सो उसकी रिफ्लेक्शन भी इसी एंगल पे होगी, यानी कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। सो ये थी हमारी बेसिक सी बात, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वर्चुअल कैसे है। इतना पॉइंट तो क्लियर हुआ कि अगर इस एरिया में लाई करती तो ये होती रियल इमेज, अगर इस एरिया में लाई कर रही है सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इस एरिया में भी कैसे मिलेगी, ये तो वहीं से चली जा रही है ना, यहाँ तो आ ही नहीं रही है, यहाँ कैसे मिलेगी। सो देखो हमारी इसका काम क्या होता है, बेसिकली वो रेज को मीट करवाती है किसी पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो रेज मीट करेंगी वो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो आप देख सकते हो ये जो रे है, ठीक है, ये वाली जो रे है, लेट्स सपोज ये वाली इस तरीके से आगे बढ़ेगी, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से आगे बढ़ेगी, डॉटेड फॉर्म में करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ इस तरीके से वाली रे हम क्या करते हैं, इसको इमेजिनेशन के साथ समझते हैं, ठीक है। सो इमेजिनेशन इस टाइप की हो जाती है कि वो रेस कहीं ना कहीं जाकर मीट कर रही है। क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये रेस, अब क्योंकि ये तो हमें पता चल गया अब ये मीट नहीं कर रही, ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अगेन नहीं क्लियर हुआ, पहली बार पढ़ा है, हो सकता है ना समझ आया हो, वीडियो दोबारा देख सकते हो, बाकी हम दोबारा रिपीट करेंगे एक बार समझने के बाद, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे गई है, अब ये इंसिडेंट रे क्या करेगी, ये मतलब जो इंसिडेंट होकर ये रिफ्लेक्ट हुई है ना रे, ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ वाली जो इंसिडेंट रे है ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट करी है। बेसिकली जो फाइनली जो होना था ना, यानी कि इंसिडेंट रे तो आ चुकी है, फाइनल अब इंसिडेंट रे के साथ जो होना था उसी बात को हम रीट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। सो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है,
ठीक है। रिफ्लेक्टिंग रे जो है अब ये यहाँ पर जाकर हम इस तरीके से इसको मीट कराएंगे किसी पॉइंट पे, इसको भी हम इस पॉइंट पे मीट कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ के इस वाले पाथ को हम फॉलो करेंगे, यहाँ के इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे, यहाँ के इस वाले पाथ को, ठीक है। आप डॉटेड अपीयरेंस भी शो कर सकते हो। अभी हमने इसको समझने के लिए इस तरीके से हमने कर लिया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे थी। सो ये आप और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आपको रे डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं सो काफ़ी अच्छे से पेंसिल को अच्छे से शार्प करके बनाने हैं, ठीक है। सो अभी हम दोबारा बनाते हैं। ओके, सो ये आई हमारी रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से, ये हमारी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे और ये, ठीक है। सो ये तीनों क्या है, इस वाले पॉइंट पे मीट कर गए, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मीट हो गए, ओके। सो ये क्या हो जाएगी हमारी इमेज फॉर्मेशन। नाउ दिस इज़ योर फाइनल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पर ये तीनों रेज अब आप अच्छे से देख सकते हो। ये वाली रे जो है हमने पीछे की तरफ इस पाथ को रिट्रेस किया है, इस वाली रे का पाथ भी हमने पीछे की तरफ रिट्रेस करा है। कौन सी रे का करना है, इंसिडेंट रे का कभी मत करना, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो इंसिडेंट रे आई है सरफेस पे उसका तो काम हो चुका है, अब उसको फाइनल जो रिजल्ट शो करना है वो है रिफ्लेक्टेड रे का। और हम बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे के बेसिस पर ही बताते हैं कि वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल क्या होता है, नॉट रियल, ठीक है। जो रियल ना हो वर्चुअल है वो, ठीक है। सो यहाँ आप लिख सकते हो नॉट रियल। अब आप यहाँ पर देखो, अब हमने जो ये रे डायग्राम बनाया है इससे ये क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब यहाँ पर अच्छे से आप पूरा चेक करके बना सकते हो, ठीक है। यही साइज़ होगा, कलर भी वही होगा, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो। अभी एक हमने रफ डायग्राम बना दिया है, ठीक है। सो लगभग हमने जो यहाँ पे बनाया है वहाँ लगभग डिस्टेंस सेम है, ओके। हमेशा क्या होगा, पूरे अच्छे तरीके से सेम डिस्टेंस रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा। वर्चुअल इमेज के नहीं, बेसिकली हम यहाँ प्लेन मिरर की इमेज की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका है कैसे वर्चुअल होती है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे रहेगी और सेम साइज भी होगा, ठीक है। आप आगे बहुत सारे केसेस पढ़ोगे जहाँ पर मैग्निफिकेशन हो जाती है ऑब्जेक्ट की इमेज में या फिर वो छोटी हो जाती है। सो ये क्या है, कुछ केसेस है। प्लेन मिरर के केस में वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी और साइज भी सेम रहेगा। प्लस एक और पॉइंट ऐड हो जाता है दैट दे आर लिटरली इन्वर्टेड। इमेज क्या होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। यानी कि आप जो लेफ्ट हैंड शो करोगे ना अपनी प्लेन मिरर में, लेफ्ट हैंड जो आप इस तरीके से हाथ उठाओगे लेफ्ट हैंड, वो मिरर में राइट लगेगा और राइट जब आप उठाओगे मिरर में लेफ्ट लगेगा, थोड़ा उल्टा हो जाता है, लिटरली इन्वर्टेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया। अब हम इस डायग्राम पे वापस से आते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं क्या हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मैंने कहा था मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए और वो 2 रेज जब मीट करेंगे किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी उस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 रेज ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 2 है, ठीक है। सो यहाँ से हमने रे पास कराई, एक ऊपर की तरफ करा दी, एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू दी मिरर सरफेस और एक नीचे की तरफ करा दी, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। एक नीचे की तरफ करा दी। अब रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग जो हमारे इंसिडेंट रे का एंगल जो फॉर्मेशन कर रही है इंसिडेंट रे, वही एंगल बना के हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, वही एंगल बना के हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाकर आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, यस। तो अब इनको हम पीछे की तरफ इनका पाथ रिट्रेस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आगे तो ये कहीं पर मीट नहीं करेंगी, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अब ठीक है, पीछे में मतलब बैक साइड ऑफ द मिरर पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, नॉट लाइंस, रेज,
रिफ्लेक्टेड जो रेज है अब उनका पाथ रिट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, और जो नॉर्मल हमने जो रे इंसिडेंट रे नॉर्मल पहुंचाई थी उसका जो रिफ्लेक्टेड पाथ होगा वो भी नॉर्मल ही पास करेगा अपने मिरर से, ठीक है। सो इनका पीछे की तरफ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये पॉइंट है जहाँ पर ये सभी मीट कर रही है रेस, सो इसको हम कहेंगे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगी और यहाँ उसी साइज़ की इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो आप ये सभी पॉइंट्स नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब देखो अब हमें क्या समझना है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हमें क्या समझने हैं, कुछ रूल समझने हैं। पहले इसी के रूल्स देख लेते हैं अब, ठीक है। सो अब देखो कुछ लॉज मतलब इन्हीं रूल्स को हम देख लेते हैं। ये रूल्स आप रीड कर सकते हो। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, रियल नहीं होती है, एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया वर्चुअल के साथ क्या होता है, टर्म इरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि साइज जो होता है इमेज का दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा प्लेन मिरर के केस में जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो मिरर में जो इमेज बनेगी उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, यस, सो द थर्ड पॉइंट इज जो इमेज होती है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो इतनी ही दूर बनेगी मिरर से जितनी उसके आगे प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो कि ये हमारी ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट जितनी आगे की तरफ प्रेजेंट है उतनी ही पीछे की तरफ हमारी मिरर की इमेज में प्रेजेंट होगी। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या लेना है, एक लार्ज शाइनिंग स्पून। अब बेसिकली स्टार्टिंग करने वाले हैं हम स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है। हमें क्या करना है, एक लार्ज शाइनिंग स्पून लेना है, तो जल्दी से लेते हैं, आप भी लो, हम भी लेके आते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये क्या हो गया, एक शाइनिंग स्पून हो गया, ठीक है। स्पून तो है एक, ओके। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। अब आपको कर्व्ड सरफेस लेनी है और उसमें अपना फेस देखने की कोशिश करनी है। पहले आगे की तरफ से देखो, ठीक है, और उसके बाद जो बल्ज आउट पोर्शन है उसमें से देखो, ठीक है। आपको दोनों केसेस में कुछ ना कुछ वेरिएशंस दिखेंगे। जो बल्ज वाला पोर्शन है वहाँ से जब आप अपनी इमेज देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, मतलब इमेज देखोगे, सो वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ नजर आएगी, यानी कि वो इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट होगी, और बल्कि आप आगे की तरफ से देखना चाहोगे, ठीक है, सो वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, डू यू गेट द इमेज, ठीक है। कर्व्ड सरफेस पे देख लो या फिर इस वाली सरफेस पे यानी कि बल्ज आउट सरफेस पे देख लो, दोनों में ही इमेज भी फॉर्मेशन हमें दिख रही है, स्मॉलर है, लार्जर है, इन्वर्टेड है, कैसी है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, आप और भी पॉइंट्स देख सकते हो, इसको दूर रखोगे तो कैसा होगा, उसके पास आओगे तो कैसा होगा, सारे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो अब देखो स्पून एनालॉगी से समझेंगे हम। पहले हम स्पून एनालॉगी ले लेते हैं। स्पून एनालॉगी में बेसिकली क्या है, स्पून का जो आगे वाला पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है, यानी कि जिस पे हम कोई भी अपना आइटम वगैरह रखते हैं, ठीक है। सो ये जो आगे वाला पोर्शन है दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉनकेव मिरर। जब ये रिप्रेजेंट करेगा, जब इसकी पॉलिश्ड सरफेस होगी, ये मान लो कि हमने पॉलिश सरफेस से पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया है, सो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल। इतना आप समझो, ठीक है, पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, ये क्या बन गया फिर हमारा कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल। अब दूसरी कंडीशन में क्या किया, ये हो गई पहली कंडीशन, ओके। दूसरी कंडीशन में क्या किया हमने, जो हमारी जिसको हमने पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया था, अब उसको पॉलिशिंग सरफेस बना दिया, पॉलिश सरफेस बना दिया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली पॉलिशिंग कर दी और ये हमारी बन गई रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, जब हमारी इस प्लेन में हमारे स्फेरिकल मिरर में अपनी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है,
ये वाली चीज़ हमारी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो ये थी आपकी स्पून एनालॉगी। You may now understand that the surface of the spoon curved inwards, जो अंदर की तरफ कर्व हो रखी है, अंदर की तरफ हो रखी है, that is approximated to a concave mirror, और जो सरफेस स्पून की that has bulged outwards can be approximated to a convex mirror। ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे ना कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। कभी भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में, जल्दी से स्पून लेकर आओ, ये एक्टिविटी परफॉर्म करो, अभी की अभी 2 से 3 बार करो, समझो इस चीज़ को कि इसको हम जो अंदर की तरफ देखो, कॉन्केव में क्या है बेसिकली, इस तरीके से जब हम अंदर की तरफ घुसते हैं, इस तरीके से हो गया ना जैसे केव के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ जो अंदर की तरफ वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी रेज है, उनको तो ट्रेवल करना होगा अंदर की तरफ। ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में, ओके, सो कॉन्केव मिरर में जो रेज हैं उनको केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेवल करना होता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन शो करनी होती है। सो इस वाली चीज़ से आप याद रख सकते हो कि कॉन्केव मिरर में जो अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हमारा जो पॉलिश सरफेस होगी वो होगी ये, यानी कि बाहर वाला स्पून का जो बल्ज आउट पोर्शन था वो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, सो इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी एक्टिविटी हो चुकी है। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror। ठीक है, हमारी जो कर्व्ड सरफेस होती है स्पून की, कर्व्ड ही तो होती है ना वो, बेसिकली इस तरीके से ये हो गया कॉन्केव मिरर, और जब पॉलिशिंग यहाँ पर कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो जो हमारे शाइनिंग स्पून यानी कि जो हमारा स्पून है उसकी जो कर्व्ड सरफेस होगी उनको हम समझ सकते हैं कर्व्ड मिरर की तरह। वहाँ पर भी तो आप अपनी इमेज देख सकते हो, राइट। आज का आपका ये होमवर्क है, आपको स्पून में अपनी इमेज देखनी है और आपको बताना है कि आपकी जो इमेज बनी है वो आपकी लेट्स सपोज अगर मैं कॉन्केव तरफ की बात करूं तो वहाँ कैसी इमेज बनी है, कॉन्वेक्स की तरफ कैसी इमेज बनी है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है कर्व्ड मिरर का दैट इज दी स्फेरिकल मिरर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सभी मिरर स्फेरिकल हो ऐसा नहीं है, मतलब सभी कर्व्ड मिरर स्फेरिकल मिरर ही हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन स्फेरिकल मिरर सबसे ज़्यादा कॉमन है और इस चैप्टर में भी बेसिकली हम स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे। The reflecting surface of such mirror can be considered to be a part of the surface of sphere। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था स्टार्टिंग में, राइट। क्या कहा है यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ऐसे मिरर्स की, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये देखो, ये हमारा एक स्फीयर है, इसका एक पार्ट अगर हम निकाल लें, ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने क्या किया, इस स्फीयर में से अपना ये वाला पार्ट निकाल दिया। ठीक है, सो इस वाले पार्ट को जब हम यहाँ पर देखेंगे, सो अगेन सेम थिंग, अगर इस तरफ पॉलिशिंग कर दी, इस तरफ पॉलिशिंग कर दी तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैंने पॉलिशिंग इस वाली साइड में कर दी, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। बेसिकली ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनको नाम स्फेरिकल इसीलिए दिया गया है बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर। क्लियर है, स्फीयर का ही पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, क्लियर हुआ सभी को। ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल होती है उनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड्स। ठीक है, जो स्फेरिकल सरफेस, अब देखो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, बेसिकली एक है पॉलिश्ड सरफेस, एक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, यस जल्दी बताओ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, एक तो होती है हमारी पॉलिश सरफेस जहाँ पर पॉलिशिंग कर रखी है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जहाँ पर लाइट रेज आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी।
ठीक है, किसी एंगल पे लाइट रेज आएंगी और किसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी लाइट रेज की। So the reflecting surface of a plane mirror, not a spherical mirror, may be curved inward or outward. So जो reflecting surface हमारी spherical mirrors की है, so ये क्या है, curved mirrors है। so ये कैसे हो सकती है, curved होगी, अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि bulged in भी हो सकती है और bulged out भी हो सकती है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. Reflecting surface यानी कि इस तरीके से इनवर्ड्स की तरफ, अंदर की तरफ बल्जिंग हो रखी है, ठीक है, और बाहर की तरफ पॉलिशिंग होगी। सिंपल सी बात है, मिरर की बात कर रहे हैं, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग बता दिया, ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन, दूसरी तरफ जो होगी दैट विल बी पॉलिश सरफेस। सो देखो, स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड अंदर की तरफ होगी, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। अब इसको एक और परिभाषा के साथ समझ सकते हो, अगर मैंने इतनी सरफेस को, इसको पूरा स्फेयर बना दिया मान लो, ठीक है, अब इसको हम करेंगे यहाँ पर, मान लो ये हमारी सरफेस है और अंदर की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, यानी कि रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगी और बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर रखी है, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, दिस इज नॉन रिफ्लेक्शन वाला एरिया, ओके। अगर मैंने इसका स्फेयर कंप्लीट कर दिया, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है, अब बाकी आप अच्छे से बना सकते हो, ओके। मान लो इस तरीके से स्फेयर कंप्लीट कर दिया हमने और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बन गया अपना स्फेयर। अब मान लो इतना पोर्शन अब हम बना लेते हैं मिरर का, ठीक है, और हमें कैसा बनाना था, जहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो अंदर की तरफ बल्ज हो और हमारी जो पॉलिश सरफेस हो वो बाहर की तरफ हो, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हमें क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हो जो हमारा मिरर का सेंटर, सॉरी स्फेयर का जो सेंटर है, ठीक है, स्फेयर का रेडियस कहाँ लाई करेगा, स्फेयर के अंदर लाई करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो ये जो रेडियस वाली लाइन है, जो सेंटर है स्फेयर का, जो सेंटर है स्फेयर का, जो स्फेयर का रेडियस है, वो सभी अंदर की तरफ लाई करेंगे, यानी कि स्फेयर की साइड में लाई करेंगे एक ऐसे मिरर की जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बल्ज हो रखी है, यानी कि कॉनकेव मिरर की। क्लियर हुआ? कॉनकेव मिरर में जो स्फेयर की तरफ होगा उनका सेंटर ऑफ स्फेयर और रेडियस, ठीक है, ओके। सो ये हो गए हमारे कॉनकेव मिरर का डिस्कशन, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो बाहर की तरफ कर्व्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये हो जाएगी पॉलिश सरफेस, ठीक है। बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो इसको हमें पॉलिश करना होगा, जब भी ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी और ये क्या हो जाएगी, पॉलिश सरफेस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इन मिरर्स को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर्स कहेंगे, ठीक है। सो ये आपकी बेसिक नॉलेज हो गई, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, किस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स को हम डील करते हैं। बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ये भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। सो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है और इस डायग्राम को हम नेक्स्ट क्लास तक अच्छे से समझ लेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में चलेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।